नैना ने उसे सारी बातें बता दी। कुछ देर तो कबीर को सब हजम करने में लगा, फिर उसने कहा, सिर्फ इस आधार पर तुम एकांक के पीछे पड़ गई कि संचित ने तुम्हें जो सेल्फी भेजी थी उसमें एकांक था। अरे वो एक मेंस क्लॉथिंग स्टोर था, वहां एकांक का होना संजोग भी तो हो सकता है। कबीर बोला, आपको एकांक की औकात लगती है वैसे स्टोर से कपड़े खरीदने की? नियति बोली और कबीर को उसकी बात में दम लगा। कबीर एकांक की दशा समझता था क्योंकि खुद भी उससे जरा ही बेहतर हालत उसकी भी थी। और फिर संचित अकेला नहीं है, नैना बेहद गंभीर स्वर में बोली। मतलब? जब से एकांक मुझे संचित की भेजी तस्वीर में नजर आया था, मैं उस पर नजर रखने लगी थी और मुझे किसी और के साथ भी नजर आया वो। नैना बोली, पहेलियां मत बुझाओ। जीत ओबेरॉय। क्या? कबीर बेहद हैरानी से बोला। हाँ, आपको क्या लगता है मैं जीत ओबेरॉय तक कैसे पहुंची? मैंने बाकायदा फंसाया उसे। मुझे पता था वो कितना ठरकी किस्म का इंसान है। मुझे बस हालात की मारी बनकर उसके सामने ही आना था। लिफ्ट तो उस घटिया आदमी ने खुद ही ऑफर कर दी मुझे। नैना बोली। कबीर उसे घूरता रहा और सोचता रहा वो गलत समय में पैदा हो गया है। उसके लिए सतयुग ही सही था। जीत ओबेरॉय भी गायब हो गया। मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैं बहुत डर गई थी क्योंकि उस रोज जब उसके गायब होने के बाद मैं नीचे आई तब मैंने बहुत कुछ महसूस किया जो मुझे जाना पहचाना लगा। नैना बोली और कबीर ने देखा उसकी आंखों में डर की छाया तैर गई थी। और वो क्या? कबीर ने पूछा। जिस रात को संचित गायब हुआ था उसके ठीक पहले मैं उससे फोन पर बातें कर रही थी। तब संचित ने कॉल पर ही बताया कि उसके घर में कुछ तो भी अजीब चीजें हो रही है। उसने किसी औरत के गाने की आवाज सुनी थी और साथ ही मैंने भी सुनी क्योंकि मैं तब फोन कॉल पर थी। और फिर संचित ने बताया कि उसके घर में एक अजीब सी स्मेल भर गई है। कबीर समझ पा रहा था, निश्चित रूप से संचित भी उसी बला का शिकार हुआ था और जीत ओबेरॉय तो था ही। फिर उसने पूछा। जब जीत ओबेरॉय गायब हो चुका था तो मैं उसे उस फार्म हाउस में यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। तब मुझे भी एक अजीब सी गंध महसूस हुई। मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि जीत ओबेरॉय के साथ भी वही हुआ है जो संचित के साथ हुआ था। तभी मैं बहुत डर गई और वहां से भाग गई। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं किसी हॉरर फिल्म में कैद हो चुकी हूँ। और फंसी तो मैं हुई थी क्योंकि जीत ओबेरॉय गायब था। ये बात छुपेगी नहीं कि मैं उसके साथ हूँ। मैं हर तरफ से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी जब भगवान ने मेरी सुन ली। क्या? एकांक वहां से गुजरा और मुझे लिफ्ट के लिए पूछा और मुझे तो वही चाहिए था। मैं उस शख्स के घर आ चुकी थी जिसकी मुझे तलाश थी। नैना बोली। कबीर सोचने लगा। सब बड़ा उलझा हुआ सा था। आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया? नैना बोली। मैं एकांक के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर है क्या ये लड़का? कबीर बोला। फिर पता नहीं क्या हुआ जो नैना का चेहरा एक हद तक लाल पड़ गया। देखिए, जितना मैंने उसे जाना है वो दिल का बुरा नहीं, मगर ये तो आप भी मानेंगे ना कि वो अजीब तरह से इन सब में इन्वॉल्व है। वो संचित के साथ नजर आया। संचित गायब। मैंने उसे जीत ओबेरॉय के साथ देखा, वो भी गायब। और सबसे अहम बात तो ये कि उस रोज वो उस सड़क पर कर क्या रहा था? नैना बोली। मतलब? जब उसने मुझे लिफ्ट दी, आखिर वो जीत ओबेरॉय के फार्म हाउस के आसपास क्या कर रहा था? पर तुम्हें लिफ्ट तो उसने मेन रोड पर दी ना। पर वो वहां क्यों था? क्योंकि एकांक जिस फैक्ट्री में काम करता है वो उसी रोड पर थोड़ा आगे जाकर है। और जिस समय की तुम बात कर रही हो उस समय वहां स्ट्राइक चल रही थी। हो सकता है एकांक बीच में लौट रहा हो जब वो तुमसे मिला, कबीर ने कहा। अब चौंकने की बारी नैना की थी। ये सुनकर उसे कुछ निराशा हुई कि शायद वो गलत दिशा में तो नहीं सोच रही, मगर उसके दिल का एक कोना हल्का भी महसूस करने लगा कि शायद एकांक निर्दोष है। देखो नैना, मैं भी मानता हूँ कि एकांक बहुत अजीब लड़का है, मगर इसमें उसकी गलती नहीं। उसकी जिंदगी में ऐसे बहुत से हादसे हुए हैं जिन्होंने उसे यहाँ ला पटका है।
तो उसके बारे में कुछ भी करने से पहले तुम सब जान लो तो बेहतर होगा। कबीर बोला और नैना को कुछ भी अजीब लगा कि कबीर कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। सब मतलब मैं खुद भी गायब हुआ था। क्या? और यकीन मानो जो कुछ भी इन सब की तह में है ना वो एकांक नहीं बल्कि कहीं ज्यादा है। अब आप पहेलियां बुझा रहे हैं। आप जानते हैं ये लोग कहाँ गायब हुए? नैना व्यग्रता से बोली। तुम्हें याद है जीत ओबेरॉय के फार्म हाउस पर एक तस्वीर थी बार काउंटर के पास? नैना याद करने लगी। पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग उस फार्म हाउस में थी, जीत ओबेरॉय के घर पर बार काउंटर के पास। याद आया? कबीर ने कहा और नैना सोचने लगी। हाँ, थी तो सही एक पेंटिंग वहां पर। वो याद करती हुई बोली। हाँ, एक पेंटिंग। सारे फसाद की जड़ वो पेंटिंग ही है। सबसे पहले मैंने उसे एक एग्जीबिशन में देखा था। पता नहीं क्या खास था उससे कि मैं बंध सा गया, और उसी एग्जीबिशन में पहली बार मैंने एकांक को भी देखा था। कहना मुश्किल है कि किसने मेरा ध्यान ज्यादा खींचा, उस पेंटिंग ने या फिर एकांक ने, क्योंकि दोनों ही बहुत अजीब और गहरे लग रहे थे। और बाद में जो सच सामने आया वो भी कुछ ऐसा ही था। सच? कैसा सच? नैना बोली। कबीर उसे सब बताता गया, वो भी शुरुआत से। वो था तो एक लेखक ही, इसीलिए उसका कहने का तरीका भी ऐसा था मानो कोई मजेदार सी कहानी सुना रहा हो। नैना मंत्रमुग्ध सी सब सुनती रही। कबीर जानता था कि नैना का सच जानना कितना जरूरी है। पता नहीं उस तस्वीर से, उसके अंदर छुपी उस बला से एकांक का ठीक ठीक क्या नाता था, लेकिन यह बात तो अपनी जगह थी कि उसने नैना का भारी नुकसान किया था। पहले उसका प्रेमी और अब उसका भाई उस तस्वीर का शिकार हो चुके थे। अगर नैना को सही बातें पता नहीं चली तो पता नहीं वो क्या करेगी। वो भड़क सकती थी, पुलिस के पास जा सकती थी या कुछ भी कर सकती थी। इसलिए कबीर सब बताता चला गया। एकांक का बचपन किसी बुरे सपने की तरह बीता था, जहां उसका सौतेला पिता उसके साथ दुर्व्यवहार करता और बड़ी बहन भी कुछ खास नहीं बनती थी। यह सुनते वक्त नैना को भी याद आई वो तस्वीर जो उसने एकांक के कमरे में देखी थी। उसे उसने मोड़कर सिर्फ अपनी और अपनी माँ को फ्रेम में लगा रखा था। उसके सौतेले पिता और सौतेली बहन वाला हिस्सा पीछे को मोड़ रखा था, और उसने अपने पिता का चेहरा भी तो बिगाड़ दिया था। तो ये सच था एकांक का। और जब कबीर ने उसे सायरन के बारे में बताया तो नैना के चेहरे पर साफ साफ अविश्वास के भाव दिख रहे थे। जाहिर था ये कहानी इतनी आसानी से यकीन के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं थी। कौन यकीन करेगा? अव्वल तो सायरन जैसी किसी बला के अस्तित्व पर, और दूसरी बात कि वो कैसे किसी तस्वीर में कैद है। वो तस्वीर कैसे किसी को गायब कर सकती है? जब कबीर उसे सारी बात बता रहा था तो नैना ने कितनी बार मुंह खोला और बंद किया। वो उसे टोकना चाहती थी। उसके पास समय कम था और वो चाहती थी कि कबीर मुद्दे की बात करे, उसे कोई परी कथा ना सुनाए। जानता हूँ तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, गलती तुम्हारी भी नहीं। भला ये बात कहाँ किसी को इतनी आसानी से समझ आएगी या वो इस पर यकीन कर लेगा। शुरुआत में तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ था, कबीर बोला। शुरुआत में? तो मतलब अब आपको यकीन है? नैना बोली। हाँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज का शिकार बनते बनते रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं भी गायब हुआ था, और वो भी यहीं इसी घर में। ये सुनकर नैना ने हर तरफ देखा, जैसे पहली बार एहसास हुआ हो कि वो कबीर के घर में बैठी है। मैंने सुनी थी वो आवाज, एक औरत गा रही थी, मगर क्या गा रही थी वो पता नहीं। और फिर वो अजीब सी मदहोश कर देने वाली महक जो हर तरफ फैली हुई थी, पूरे घर भर में। फिर मैं बेहोश हो गया, और जब होश आया तो मैं कहीं और था। कबीर याद करने लगा और नैना साफ महसूस कर सकती थी उसकी आवाज में थिरकते रोमांच को। कबीर को भी लगा कि उस बारे में सोचने भर से उसके शरीर के रोए खड़े होने लगे थे। फिर क्या हुआ? नैना ने पूछा। मैं वापस आ गया। कि कैसे? पता नहीं, पर मैं कुछ ही समय में वापस आ गया। हालांकि इस बारे में मेरी एक थियरी है।
उस शाम जब मैं एकांक से मिलने आया था तो इस बारे में उससे बात भी की थी। मैं अकेला नहीं हूँ जो बस कुछ पल को उस बला के कब्जे में आकर वापस आ गया। खुद एकांक के साथ भी ऐसा हुआ था। वो भी शिकार हुआ था उस चीज का, मगर कुछ ही देर को। अरे ये कैसे हुआ? नैना बोली। कबीर ने उसे अपने लाइटर और एकांक की माचिस के बारे में बताया। तो क्या वो चीज आग से डरती है? नैना बोली। अब लगता तो यही है, बाकी है तो ये महज थ्योरी ही, पता नहीं असल बात क्या है। नैना सोच में डूब गई और साथ ही उसके चेहरे पर बेहद चिंता भरे भाव दिखने लगे। नैना, तो क्या संचित और अंकुश को वो चीज ले गई? हाँ, संचित के साथ भी तो यही सब हुआ था। वो बता रहा था गायब होने से पहले। वो आवाज और वो महक, वही जो आपने महसूस की थी। तो क्या अंकुश भी? नैना बोलती हुई रुक गई और उसके होंठ कांपे। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कबीर समझ गया था कि अब नैना को भी इस बात पर यकीन हो चला था। मगर सायरन जैसी चीज पर यकीन होना कोई हंसी खेल तो नहीं। ये यकीन भी वो जहर है जिसे गले से उतारने में गला ही सूखने लगे और हालात खराब हो जाती है। कबीर उठा और कहीं चला गया। लौटा तो उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसने नैना को पानी दिया, फिर उसे शांत कराया। ऐसे कब तक चलेगा? इन सब का क्या इलाज है? वो कबीर को देखती हुई बोली। एक इलाज है, एकांक की माने तो। कबीर बोला। क्या? उसे लगता है सब उसकी वजह से है। तस्वीर में शायरन वही शायरन है जो उसे बचपन में मिली थी। उसे लगता है कि वो लोगों को पकड़ रही है क्योंकि उसे एकांक चाहिए, और एकांक मन बना चुका था कि वो खुद को उसे सौंप देगा। कबीर ने कहा और नैना सदमे से उसे देखने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पेंटिंग तो 100 साल पुरानी है और एकांक ने उस सायरन को बचपन में ही देखा था। ये तो कुछ साल पहले की बात हुई ना, फिर ये कैसे मुमकिन है? नैना बोली। मैंने भी यही सवाल किए थे एकांक से, पर उसके पास कोई जवाब नहीं। उसे बस ऐसा लगता है तो लगता है। वो मन बना चुका था कि वो खुद को उस तस्वीर को सौंप देगा, लेकिन मैंने उसे रोका, और किसी और ने भी। बोलते हुए कबीर परे देखने लगा। और किसने? नैना बोली। कबीर ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखता रहा। और कुछ पल बाद नैना सब समझ गई। उसने सर झुका लिया। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था, वो दबे स्वर में बोली। सब कुछ हमारे सोचे ही हो जाता तो बात ही क्या थी? कबीर बोला और नैना उसे देखने लगी। उसकी आवाज में एक अफसोस था। मैं बच्चा था जब एक बार हमारे घर लाइट चली गई थी। तब मैं अकेला था। मम्मी डैडी बाहर गए थे। तब हमारा वॉचमैन, जिसे मैं काका बुलाता था, वो मेरे कमरे में आ गया। उसके पास उसकी लालटेन थी जिसे उसने मेरी मेज पर रखा। फिर मुझे बहलाने के लिए कहानियां सुनाने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उस लालटेन और काका की कहानियां मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती चली गई। मैं आज भी उदास होता हूँ तो लालटेन को देखता हूँ, हालांकि लालटेन को ये नहीं पता। कबीर बोला। नैना उसे उलझन से देखने लगी। मेरा मतलब है कि हर बार हम किसी से कोई वादा करें ये जरूरी नहीं। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम कब किसके अंधेरे की लालटेन बन जाते हैं। मैं नहीं कहता कि ये सब तुमने किया, मगर शायद एकांक उसके मन में। खैर, बेहतर होता वो ये बात खुद तुमसे करता, मगर अब सिचुएशन ही ऐसे बन गए है कि मुझे लगा सारी बातें साफ हो जाए तो ही बेहतर है। नैना बिल्कुल खामोशी से फर्श को घूरे जा रही थी। वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वो यहाँ आई थी कबीर से मिलकर मामले को सुलझाने, मगर अब तो चीजें और भी ज्यादा उलझ गई थी। तो मैं क्या करूं? वो गहरी सांस भरती हुई कबीर से बोली। कबीर भी सोचने लगा। देखो, मुझे लगता है कि एकांक ने मोटे तौर पर हमें सारी बातें बता दी है, मतलब मुझे बता दी है, लेकिन अब भी वो बहुत कुछ छुपा रहा है। शायद सारी बातें जानने के बाद हम कोई डिसीजन ले पाए। कबीर ने कहा। ये कैसे होगा? आप बात करेंगे उससे? देखिए, मेरे लिए सब्र रखना बहुत मुश्किल है। संचित को गायब हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन अंकुश के लिए मुझे डर लग रहा है। मैं कहीं उसे खो ना दूं।
यह क्या पता, मैं उसे खो चुकी हूँ। नैना बेहद उदासी से बोली। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे, लेकिन शायद यही सही होगा कि अब तुम भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता दो। जानता हूँ ये उसके सुंदर सपने का अंत होगा, मगर सच हर मामले में झूठ से बेहतर होता है। बाद में उसका दिल पूरी तरह तोड़ने से बेहतर है अभी वो जरा सा दिल दुखा ले। कबीर बोला। नैना अब काफी असहज हो गई थी। अब तुम चली जाओ, तुम्हारा सही वक्त पर घर पहुंचना जरूरी है। माना कि संचित वापस नहीं आया, लेकिन जो लोग वापस आ गए हैं उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। हो सकता है अंकुश भी वापस आ जाए। कबीर ने कहा। हाँ, वापस आ जाए, मगर पागल होकर। नैना बोली। कम से कम वापस आ तो जाएगा, बाकी बाद में देखी जाएगी। कबीर ने कहा तो नैना ने उससे विदा ली। हाँ, सच था कि कबीर से मिलकर कुछ बातें और भी उलझ गई थी, मगर उसे काफी हद तक तसल्ली भी हुई। उसे भी कबीर से मिलकर वही महसूस हो रहा था जो एकांक को हुआ था। किसी का साथ तो मिला। नैना के जाने के बाद कबीर उठा और कहीं जाने को कपड़े बदलने लगा। इसी दौरान नियति का फोन भी आने लगा। आज कबीर ने उसका फोन भी नहीं उठाया। वो बिल्कुल भी मूड में नहीं था किसी से बात करने के, और पक्का नियति उसे शाम के वक्त कहीं बाहर चलने को कहेगी, मगर आज शाम उसे एकांक से मिलना था। वो बाद में नियति को मना लेगा। अपार्टमेंट से बाहर आकर कबीर ने बाइक स्टार्ट की और बाजार की तरफ चल दिया। लगभग 20 मिनट बाद वो कपड़ों के एक बड़े शोरूम के सामने था। वो यही शोरूम था जहां से संचित ने खरीदारी की थी, जहां ट्रायल के दौरान उसने अपनी सेल्फी ली थी, जो उस रात उसने नैना को भेजी थी। कबीर अंदर पहुंचा और तुरंत ही एक सेल्समैन ने आकर उसका स्वागत किया। कबीर यहाँ वहाँ घूमकर जबरन प्रदर्शनी में लगे कपड़ों को देखने लगा। इस दौरान वहाँ का एक कर्मचारी उसके साथ लगा रहा। वो कबीर को नए नए फैशन की जानकारी भी देता जा रहा था और बताता भी जा रहा था कि उस पर क्या फबेगा। कुछ देर बाद जब वो शोरूम के एक कोने में थे तो कबीर ने उस कर्मचारी की जेबें गर्म की। उसने हैरानी से कबीर को देखा। देखो, मुझे बस एक मामूली सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कबीर जल्दी से बोला। कहिए, वो सेल्समैन अजीब लहजे में बोला, क्योंकि कबीर का बर्ताव भी अजीब था। इसे जानते हो? कबीर ने अपने मोबाइल पर एकांक की तस्वीर दिखाई। ये ये तो एकांक है, वो सेल्समैन फौरन बोला, और कबीर ने चौंक कर उसे देखा। तुम कैसे जानते हो इसे? कबीर ने पूछा। कैसे मतलब? वो काम करता था इधर पे, काफी स्मार्ट था और बोलता भी अच्छा था, तो रेगुलर और इम्पोर्टेंट कस्टमर एकांक ही अटेंड करता था। कबीर ने एक 100 का पत्ता उसे थमाया और बाहर को चल दिया। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने भी कुछ देर को ही सही नैना की बातों में आकर एकांक पर शक किया। एकांक का संचित की सेल्फी में आ जाना क्या बड़ी बात थी? क्या पता एकांक ने ही संचित को भी अटेंड किया हो। खैर, जो हालात है उन्हें देखते हुए नैना की भी क्या ही गलती कही जाए। बाहर आकर कबीर अपनी बाइक स्टार्ट कर ही रहा था जब वो सेल्समैन बाहर आ गया। सर, वो कबीर के पास गया। कबीर ने उसकी तरफ देखा। आप एकांक को जानते हैं? नहीं, मतलब उसके बारे में पूछते हुए इधर आए तो मेरे को लगा ऐसा। किधर है एकांक? ठीक है वो? उसने पूछा। कबीर उसे घूरने लगा। अच्छा लड़का था, तो बस उसकी चिंता हुई, सेल्समैन ने जल्दी से कहा और जाने को मुड़ा। रुको, कबीर ने कहा तो वो रुक गया। एकांक ने जॉब क्यों छोड़ी यहाँ? बड़ा वाला लोचा हो गया था सर। एक छोकरी ना इधर एक कस्टमर की पॉकेट मारती थी, एकांक उसको पकड़ लिया। वो छोकरी भी इधर जॉब करती थी। जो कस्टमर का पर्स वो मारी थी ना, वो तो बहुत खुश हुआ। बड़ा आदमी था ना, वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल कर बाकी नोट से भरा पर्स एकांक को ही दे दिया। बड़े लोग। पर अपना मैनेजर उल्टा एकांक पर गुस्सा हुआ। क्यों? मैनेजर बोला कि एकांक को उसको बताना चाहिए था, ऐसे शोरूम में सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए था, रेपुटेशन खराब होती है स्टोर की। एकांक ने भी बहस कर दी, क्योंकि वो पॉकेटमार छोकरी मैनेजर को अलग खुश रखती थी। वो एक आंख दबाता हुआ बोला। कबीर ने उसे घूर कर देखा तो वो फिर संजीदा हुआ। कबीर ने बाइक स्टार्ट कर दी, फिर फालतू समझकर एक और सवाल किया। अच्छा, वो जो बंदा था जिसका पॉकेट मारा गया था और जिसने अपना पर्स एकांक को दे दिया था,
तुम उसे जानते हो? तब तो नहीं जानता था सर, पर बाद में जब उसकी खबर न्यूज़पेपर पे आई ना तब पहचान गया। अच्छा आदमी था बेचारा, पागल हो गया। कौन कौन पागल हो गया? कबीर चौंकते हुए बोला। वही पर्स वाले साहब, जीत ओबेरॉय। कबीर वापस लौट रहा था और अब उसके दिमाग में फिर आंधियां सी चल रही थी। नैना को एकांक पर शक था, तभी वो उससे जुड़ी, इस बात का पता लगाने के लिए कि एकांक का इन सब में क्या दखल है। मगर जो दखल है वो तो अब कुछ कुछ समझ आ रहा है। क्या एकांक परिस्थितियों का शिकार है? पहले संचित वाले मामले में एकांक इसलिए उस तस्वीर में था क्योंकि वो तो उस स्टोर का सेल्समैन था, शायद उसी ने उसे स्टैंड किया था। और जीत ओबेरॉय, सीधी सी बात है, वो भी एक ग्राहक था वहाँ का, और एकांक ने बतौर कस्टमर उसका भी स्वागत किया होगा। फिर उसकी जेब कट्टी देखी तो उसे रंगे हाथों पकड़ा। जीत ओबेरॉय प्रभावित हुआ इन सब से। बस इन सब से ये कहाँ पता चलता है कि एकांक गलत है। हाँ, एक बात तो है कि उसके आसपास लोग गायब हो रहे हैं। संचित और जीत ओबेरॉय दोनों ही उसके संपर्क में आए, मगर ऐसे लोग भी तो गायब हुए हैं जो उससे संपर्क में नहीं आए। कबीर ने बाइक रोक दी। वो अपने पब्लिकेशन के दफ्तर आ चुका था। जब आज ऑफिस से छुट्टी ले ही ली है तो ये काम निपटा लिया जाए। उसका एडिटर कब से बुला रहा था उसे। वो बाइक से उतरकर चल दिया और एक बार फिर इन सब में उलझ गया। गायब तो खुद मैं भी हुआ था। मैं भी एकांक के संपर्क में आया था। हाँ, मगर समझ में आ रहा है कि एकांक के संपर्क में आने का इससे कोई लेना देना नहीं है। संपर्क उस टूटी छत वाली तस्वीर से जरूर है। मैंने उसे उस एग्जीबिशन में देखा। उसकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। वो कॉन्ट्रैक्टर साहनी, उसे भी तो वो पेंटिंग मिली थी जिसे फिर वो अपने घर भी ले आया। कहीं ना कहीं वो भी आकर्षित हुआ होगा उस पेंटिंग से। जरूर ऐसा ही कुछ संचित के साथ हुआ था, और जीत ओबेरॉय के साथ तो हुआ ही था। आखिर उसके घर में ही वो तस्वीर लगी थी। नहीं, एकांक का किरदार अब भी पूरी तरह भरोसे के लायक तो नहीं, लेकिन उस पर किसी तरह शक भी नहीं किया जा सकता जैसा कि नैना कर रही है। सोचते हुए कबीर ने अपने एडिटर का अभिवादन किया। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।